दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही आइशर मोटर मतलब कि जो रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी है उसके शेयर 8% तक गिर गए थे। और ये वजह तो आप सबको पता ही होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ ने अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ में मिलकर के मिड साइज के अंदर तहलका मचा दिया। मतलब कि उन्होंने उस सेगमेंट के अंदर बाइक्स निकाल दी। अब ये मिड साइज सेगमेंट ऐसा है दोस्तों, जहां पर एक छत्र राज कर रही थी काफी सालों से आरी, मतलब कि रॉयल इनफील्ड। लेकिन फिर इन्हीं की टेरिटरी के अंदर करके ऐसी बाइकों को लॉन्च करना, और साथ के साथ सिर्फ ना लॉन्च किया बल्कि लोगों ने भी बहुत ज्यादा रुचि ली इन बाइक्स के अंदर। और जैसे ही लोगों का इंटरेस्ट इन बाइक के अंदर आया, आइशर मोटर्स का शेयर भी नीचे आया। अब शेयर तो नीचे आना ही था, क्योंकि जो गेम लंबा टाइम से आरी खेलते आ रही थी उसी गेम के अंदर उनके लिए चैलेंजर्स पैदा हो गए ना भाई। हार्ले X440 हो गया, ट्रायम्फ स्पीड हो गया, स्क्रैम्बलर हो गया, प्राइस ऐसे लॉन्च कर दिए उन्होंने कि इनकी सीधी की सीधी टक्कर आपकी क्लासिक 350 से होगी, या जिसको हम बुल्ट बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, बुलेट, उसके याद होगी। दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको आरी के बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताना चाहेंगे, तभी आपको मजा आएगा वीडियो में। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि आरी के अंदर ऐसा खास क्या है कि इतने सालों से इस सेगमेंट के अंदर राज करती हुई आ रही है। ऊपर से नीचे तक का पूरा जोर लगा लिया हर एक कंपनी ने, लेकिन सिर्फ मिड सेगमेंट के दम के ऊपर मई 2023 के अंदर इन्होंने 70,795 अपनी बाइकें बेच दी और इंडिया के 5th लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरर बन गए। वैसे तो रॉयल इनफील्ड की बाइकें बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन आज के दिन हम सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करेंगे। आरी के जितने भी राइडर हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस बाइक के साथ में। एक प्राइड को कैरी करते हुए चलते हैं। जब भी वो राइड करते हैं तो एक अलग सा टशन आ जाता है उनके अंदर। आरी की बाइक से टकराने का मतलब है कि आरी के राइडर्स के टशन के साथ में सीधा टकराना। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई हैं। बजाज ने अपनी डोमिनार के साथ में करी थी। Stuck together through ups and downs. हाथी मत पालो, डोमिनार 400। होंडा हाइनस लेकर के आई, महिंद्रा मोजो लेकर के आई, और ऐसे ही यज़दी भी आई। लेकिन सारी आती गई और जाती गई, आरी की बाइक के साथ में टक्कर नहीं ले पाई। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स खराब थे, लेकिन जो आरी की ब्रांड इमेज है ना, उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही आरी के लिए सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरी एक टाइम के ऊपर बैंकक्रप्ट होने वाली थी। एक साल के अंदर उसकी 2000 बाइकें भी नहीं बिकती थी। उनकी क्वालिटी खराब थी, आउटडेटेड डिजाइन था और टेरिटरी मार्क करते हुए चलती थी। समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं। जानकारी के लिए बता दूं कि आरी जो है वो ओरिजिनली ब्रिटिश कंपनी थी, जो कि 1949 से अब तक अपनी बाइकें इंडिया के अंदर सेल करती आ रही थी, 1990 तक। लेकिन 1990 के अंदर बहुत सारी डिमांड इनकी कम होगी। उसके बाद में इंडिया के अंदर इनको एक पार्टनर की जरूरत थी। फिर आरी का साथ दिया आइशर ग्रुप ने, और 1994 के अंदर पूरे के पूरे आरी को ही अपने टेक ओवर कर लिया आइशर ग्रुप ने। दोस्तों, 1990 का दशक एक ऐसा दशक था जहां पर हीरो होंडा का बहुत तगड़ा बोलबाला था, बजाज का तगड़ा बोलबाला था, सुजुकी का तगड़ा बोलबाला था। इंडियन ग्राहक को चाहिए था, अब वो छोटी बाइकों के अंदर विश्वास ज्यादा करता था, जो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा अच्छी एवरेज वगैरह निकाले। तो आलम ऐसा रहा कि 2002 के अंदर आरी को अपना जयपुर वाला प्लांट बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में आरी की किस्मत चमकी एकदम से, एक तरीके का यू टर्न आप कह लीजिए, जब न्यूली अपॉइंटेड सीईओ सिद्धार्थ लाल ने आरी की कमान संभाली। 2001-2002 की बात करें तो आइशर ग्रुप बहुत सारे बिजनेस के अंदर अपना हाथ आजमा रहा था। लगभग 15 तरीके के बिजनेस थे। लेकिन फिर सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ रॉयल इनफील्ड को, आइशर ट्रैक्टर को, आइशर ट्रक्स को ही फोकस के अंदर रखेंगे, बाकी सारे बिजनेस हम बंद कर देंगे। ऐसा करने से उनके फंड्स की प्रॉब्लम सोल्व होगी और साथ के साथ ज्यादा फोकस्ड हो गए अपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर। मेनली ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया आरी को फिर से उभारने पर। सिद्धार्थ आरी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उन्होंने 100 किलोमीटर तक की एक प्रमोशनल राइड करी उसके ऊपर। उससे उनको दो चीजों का फायदा हुआ। एक तो बाइक की बड़ी अच्छी मार्केटिंग हुई, और दूसरा उनको खुद समझ में आ गया कि आरी की बाइक में दिक्कत कहां पर आ रही है। और उसके बाद में उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, बी द चेंज। उनका मानना ऐसा था कि भैया आरी की बाइक्स वही लोग लेते हैं कि जो दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनकी सोच बिल्कुल दुनिया से अलग होती है। और ऐसा उन्होंने अपने प्रमोशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ में स्पॉन्सर्ड माउंटेन राइड्स प्लान करी, राइडर मानिया जैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, और इन एफर्ट्स का फिर आरी को रिजल्ट भी मिलने लगा। दोस्तों, 2010 तक एक ही साल के अंदर लगभग 50,000 बाइक सेल करने वाली ये कंपनी बन गई थी। 2018 तक
आते आते एक साल के अंदर 8-8 लाख बाइकें लोग निकाल रहे थे। तो कुछ इस तरीके से आरी का सुहाना सफर शुरू हुआ, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार इनकी इमेज तो बहुत तगड़ी हो गई है, अब इनको चैलेंज करना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। बात में दम है वैसे। देखो दोस्तों, सारा का सारा खेल होता है एक ब्रांड इमेज का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं मारुति की गाड़ियां इतनी क्यों बिकती हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छी एवरेज निकालती है, लो मेंटेनेंस की होती है और साथ के साथ बहुत सारे सर्विस स्टेशंस वगैरह भी होते हैं। लेकिन बहुत भयंकर मजबूत गाड़ियां वो लोग नहीं निकालते हैं, ज्यादा सीसी की उनके पास अब ज्यादा गाड़ियां नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे तब्दीली हो रही है टोयोटा के साथ में, इनका कोलैब होने के बाद में। और दोस्तों, ऐसी सी ही ब्रांड इमेज कुछ हीरो की भी है, टीवीएस की भी है, सुजुकी की भी है और होंडा की भी है कि भैया ये छोटे इंजन की जो है ना वो बाइकें निकाल रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि रिलायबल जरूर हैं, अच्छी एवरेज निकालती हैं, लेकिन जो एक कोई दमदार बंदे होते हैं वो इनको नहीं देखते हैं। जिनका राइडिंग पैशन होता है वो लोग इसके ऊपर नहीं जाते हैं, ये नॉर्मली एक कम्यूटर बाइक के तौर पर ही बनाते हैं बाइक्स। अब बात आती है उन हाई एंड बाइक्स को बनाने वाले ब्रांड्स की जिनकी ब्रांड इमेज खतरनाक है, लेकिन वो इंडिया के अंदर तो है नहीं दोस्तों। क्यों? और वो सिर्फ सीधा आ भी नहीं सकते कि कोई मिड साइज सेगमेंट की बाइक लेकर के आए इंडिया के अंदर और उसके भरोसे के ऊपर चल जाए, क्योंकि उनके पास ना तो यहां पर सर्विस सेंटर वगैरह है, सर्विस स्टेशन वगैरह भी नहीं है, और ना ही यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसे के अंदर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करके निकालते हैं बाइक, तो उस बाइक की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर आरी की ब्रांड इमेज को चैलेंज करने के लिए क्या हल निकल सकता है? हल बड़ा सिंपल सादा सा है कि अगर जो बाहर की जो हाई एंड बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में आकर के ज्वाइंट वेंचर वगैरह करें, यहां पर इनका कोलैब वगैरह हो और उसके बाद इंडिया के अंदर ये बाइकें अपनी लॉन्च करें। ऐसा ही इन्होंने करा, जैसे कि हार्ले ने करा हीरो के साथ में और ट्राइम ने करा बजाज के साथ में। और अब देखिए इनकी रीच भी ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर अच्छी खासी होगी। यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इनकी प्राइस जो है वो भी ज्यादा नहीं जाएगी और इनकी बाइकों की इमेज भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। इजीली जो आरी का कस्टमर है वो आराम से टूट करके इन बाइकों के ऊपर जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सितंबर 2020 के अंदर दुनिया का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर अपना बोरिया बिस्तर गोल करके इंडिया से भाग लिया था? नाम पता है क्या आप लोगों को? 2007 या 8 के अंदर जो है वो इंडिया चाइना के बाद में सेकंड नंबर की मार्केट बन गई थी टू व्हीलर्स के लिए। ऐसे के अंदर आनंद फानन के अंदर हार्ले डेविडसन जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही थी कि भैया मेरे को आना है और अपनी बाइकें यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से निकालनी है। दोस्तों, जल्दबाजी का आलम ऐसा था कि वो सीधा का सीधा अपनी बाइकों को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट की परमिशन आसानी से मिल नहीं रही थी। उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने एक भैया इलाज निकाला इस चीज का। उन्होंने बोला कि इंडियन आम, जी हां मैंगो जो है ना, वो आप हमारे यूएस के अंदर बेच दीजिए और हम अपनी बाइकें जो है वो आपके इंडिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप की जो है वो अदला बदली हुई थी। खैर, प्रॉपर रिसर्च ना करने के कारण और इंडियन मार्केट को बिना सोचे समझे ही इंडिया के अंदर हार्ले डेविडसन को उतार देना एक सबसे बड़ा फेलियर था उनका। और उनकी इस गलती से सबक लेते हुए भी केटीएम ने और ट्राइम ने सीधा सीधा मिड सेगमेंट के अंदर अपनी बाइकों को उतारना यहां पर जायज नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। आइए दोस्तों, अब ये न्यूली लॉन्च जो बाइकें हैं हार्ले की X440 हो गया या स्क्रैम्बलर हो गया, स्पीड हो गया, इनके बारे में बात कर लेते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो देखिए ये बाइकें काफी ज्यादा तेज तर्रार है आरी के हिसाब से, पावर के अंदर भी और टॉर्क के अंदर भी। ट्राइम की जो ट्विंस जो है, मतलब स्क्रैम्बलर हो गया, स्पीड होगी, ये सबसे पहली पसंद बनती है राइडर्स की जो थोड़ा सा तेज तर्रार वाली जो बाइकें पसंद करते हैं। तो सबसे तगड़ा बेनिफिट ट्राइम के पास पता है क्या है? जहां पर इस सेगमेंट के अंदर नॉर्मल बाइक की सर्विस क्या देता है मैन्युफैक्चरर? 3000 से 5000 किलोमीटर के बाद। लेकिन ट्राइम कहता है कि भैया हमारी जो बाइक की सर्विस है वो 16000 किलोमीटर के बाद होएगी। ये सबसे तगड़ा एडवांटेज है। देखिए, लेकिन रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत नई है यहां पर इंडियन मार्केट के अंदर बाइकें, कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन रुचि भरपूर ले रहे हैं और इसी चीज का डर जो है वो आरी को थोड़ा सा सताए जा रहा है। भारतीय ग्राहकों ने मात्र 10 दिनों के अंदर ट्राइम की 10,000 बुकिंग कर दी। कुछ इस तरीके का स्वागत हुआ है ट्राइम का। तो यार घबराना तो बनता है रॉयल एनफील्ड का।
और इसी वजह से जो है उसका शेयर थोड़ा सा डाउन भी हुआ आइशर मोटर्स का। आप लोग बताइए कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। आप लोग हार्ले लेना पसंद करेंगे, ट्रायम्फ लेना पसंद करेंगे या आरी की तरफ ही जाना पसंद करेंगे, मुझे जरूर बताइएगा। और अगर मैं मेरी फेवरेट बाइक की बात करूं इन तीनों में से, तो मेरे को जो है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर बहुत ही मतलब कि बढ़िया बाइक लग रही है, देखने के अंदर भी बढ़िया है और इसके पावर फिगर वगैरह भी वो भी बड़े शानदार है भाई। आप लोगों की कौन सी फेवरेट है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि भैया आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, नई लेनी है, पुरानी लेनी है, क्या आपकी स्थिति है, वो सारी चीज भी हमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया ना वहां पर बताइए। हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जवाब दे देंगे। मतलब कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने से पहले अगर हम आपस में बातचीत कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह नहीं जाएगी। सिंपल सी बात यह है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाना बेहद जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।